नमस्ते बच्चों। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का दूसरा अध्याय दादी माँ के बारे में। दादी माँ एक कहानी है जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। और ये जो कहानी है इन्हें शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, लेकिन अपनी स्मृति के आधार पर लिखा है। ये जो कहानी है उनके जीवन से जुड़ी हुई है और इस कहानी में जिन दादी माँ का जिक्र वे करते हैं, ये दादी माँ और कोई नहीं है बच्चों, ये उनकी स्वयं की दादी माँ है। होता कुछ यूं है कि वे जहाँ पे रहते हैं हॉस्टल में, तो वहां पे उनको एक पत्र मिलता है जिसके अंदर उनका जो भाई है वो लिख करके भेजता है कि जो दादी माँ है वो नहीं रही। तो उनको मतलब दादी माँ से जुड़ी हुई सारी की सारी स्मृतियां मतलब उनके स्मृति पटल पे छा जाती है। अपनी दादी माँ की उनको बहुत याद आती है। और जैसे ही याद आती है और दादी माँ का जो चेहरा है उनकी आंखों के सामने छाने लगता है, तो फिर मतलब पिछली जो भी यादें उनको आती है उन सभी का वर्णन इस कहानी में लेखक ने किया है। तो दादी माँ कहानी शुरू करते हैं। लेखक लिखते हैं अपने बारे में, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक लिखते हैं कि ये तो कमजोरी ही है अपनी कि जरा सी भी कठिनाई जब पड़ती है तो हमारा मन क्या है, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी प्राय अनमना सा हो ही जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मोह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाते हैं और मुझे जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक लिखते हैं कि जो मेरे मित्र हैं वो मेरे सामने तो मतलब मेरा मित्र होने का नाटक करते हैं और मुझे जो है छुट्टियों के बारे में बताते हैं कि अब छुट्टियां आने वाली है और तुम गांव जा सकते हो, आराम से अपने प्रियजनों के साथ रह सकते हो। लेकिन मैं उन लेखक के पीठ पीछे वे ही मित्र उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूं, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो यहाँ पे जो शरद की शीत किरणों के समान जो स्वच्छ और शीतल किसी की धुंधली छाया जो नाच उठ रही है वो उनकी दादी माँ की है और किसी की नहीं है। मतलब इतना शीतल स्वभाव था, अच्छा स्वभाव था लेखक की दादी माँ का। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। आगे कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, कि मतलब जिन दिनों में वर्षा होती है और वर्षा के बाद का जो मौसम होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, ठीक ठीक मौसम होता है, ऐसे दिन आ गए हैं। लेखक ने ये लिखा है। और ये जो आप चित्र देख रहे हो ये लेखक की दादी माँ है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें, ये जो मोथा और साई जो नाम आया है ये घासों के प्रकार है। ये अधगली सी घासें, मतलब पानी में जब घास मतलब रहती है तो फिर वो अधगली सी अवस्था में हो जाती है, ऐसी जो घासें हैं वो बह करके आ जाती है। घेऊर और बन प्याज की जड़ें, ये भी जो खरपतवार होते हैं उनके बारे में जिक्र किया है लेखक ने। नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। मतलब पानी के अंदर कई समय तक ये घास या बीज वगैरह जो सड़ते हैं और ऊपर से तेज गर्मी पड़ती है, सूरज की तेज रोशनी पड़ती है और उससे जो वो सड़ते हैं तो उससे एक विचित्र अलग सी गंध आती है। तो उसके बारे में लेखक ने जिक्र किया है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जैसे पानी होता है वर्षा के बाद में और उसमें जब बच्चे नहाते हैं तो छप छप करके कूदते हैं, उसी के बारे में लेखक ने जिक्र किया है कि झाग भरे जलाशयों में बच्चे जो है कूद रहे हैं धमाके से। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, हर मौसम की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चियोड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। आगे चलते हैं।
चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। लेखक ने क्या लिखा है देखो कि जो आषाढ़ का मौसम होता है उसमें आप चाहे आम और जामुन मत दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है इस बात की। और अगहन के अंदर जो चिवड़ा और गुड़ न मिले तो भी कोई दुख नहीं है हमें। चैत के महीनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी भी नहीं मिले तो भी हमें कोई उसका अफसोस नहीं है। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा सा मालूम होता है। लेखक ने कहा ये सारी चीजें नहीं मिले तो भी काम चल जाएगा, लेकिन क्वार का जो मौसम होता है वर्षा के बाद में, जब जलाशय भर जाते हैं बरसात के पानी से, और उस पानी के अंदर इस गंधपूर्ण जो झाग भरे जल में कूदना अगर मतलब हमें नहीं मिले तो यह हमें बहुत ही बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। आगे लेखक ने लिखा है, आगे लेखक क्या लिखते हैं कि मैं भीतर हुड़क रहा था, एक हुक सी लगी थी अंदर मन में, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, मतलब ताप हो, बुखार हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। मतलब लेखक जब भी ऐसे बीमार हो जाते थे तो उनको जो है नींबू और साबु मिलता था थोड़े थोड़े बुखार में, और सर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि इस बार ऐसी चीज क्यों नहीं थी, क्योंकि इस बार जो है लेखक दादी माँ के पास नहीं था, अपने घर पे नहीं था, बाहर था हॉस्टल में। इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, बुखार एक बार चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा कब, रात को 12 बजने के बाद। आगे लेखक लिखते हैं, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। अब वापस फ्लैशबैक जा रहे हैं लेखक। यहाँ तक तो ये जो दो लाइनें थी लेखक ने अभी की लिखी है और पीछे की कहानी चल रही है, और फिर ये वापस से पीछे की कहानी आ गई है। एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम, आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। ये लीजिए, दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। मतलब दिन में जो है लेखक चादर लपेट करके सोए हुए थे, सोया हुआ था, और उसकी दादी माँ आई और शायद वो नहा करके आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतल था। मतलब जो केश, जो बाल धुले हुए थे उससे जल टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। मतलब लेखक बुखार में तप रहे थे और दादी माँ आई और उनको जो है संभाला, तो उनका सर भी छुआ और पेट भी छुआ। फिर क्या किया, आंचल की गांठ खोल दी। दादी माँ ने आंचल की गांठ खोल दी, जैसे अपन अपने कोई दुपट्टा या साड़ी वगैरह का पल्लू होता है उसमें गांठ लगा देते हैं, उसके अंदर एक गांठ बंधी हुई थी, वो जो दादी माँ है उन्होंने खोल दी और किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अब जैसे गांव में भी कोई बीमार हो जाता है तो हम कहते हैं ना बाप जी के जाके आते हैं, और फिर वो कोई विभूति वगैरह देती है, वो माथे पे देते हैं, माथे पे लगाते हैं, उसको खाते भी हैं, उसको गले पे भी लगाते हैं। तो इसी तरह दादी माँ ने अपने आंचल की गांठ खोल दी और किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, और लेखक की चारपाई के पास वो दिन रात बैठी रहती। कभी पंखा झलती, आगे लेते हैं, ये पेन ले लेते हैं अपन। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छूकर ज्वर का अनुमान लगाती। मतलब जब लेखक बुखार से तप रहा होता तब वो उनके पास ही बैठी रहती चारपाई के पास, कभी उनको पंखे से हवा करती, कभी क्या करती, जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, मतलब हाथ पैरों को कपड़े से सहलाती। हम भी कोई हमारे घर में अगर बीमार हो जाता है, जैसे बुखार है, तो पट्टियां करते हैं ना जल की, पानी से, ठंडे पानी की पट्टियां करते हैं, तो उसी प्रकार से कपड़े से वो सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर बुखार देखती। बार बार हम बुखार देख करके अनुमान लगाते हैं ना कि अब बुखार उतरा या नहीं, इस प्रकार से वो बार बार लेखक को संभालती रहती। कौन, दादी माँ। हांडी में पानी आया कि नहीं, अब ये प्रश्न है, वो पूछती थी घर वालों से, जैसे बार बार पानी भरना है, घर के 100 काम काज होते हैं तो उनकी भी वो खबर लेती रहती।
हर किसी से पूछती रहती। क्या क्या है वो क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देखिए। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। मतलब बीमार है, लेखक जो है बीमार है और उनके घर में जैसे बीमार व्यक्ति अगर है तो वो इतना सारा मतलब ख्याल रखती थी उसका कि खिचड़ी बनानी है तो एकदम से वो मतलब दाल मिल तो नहीं गई है उसके अंदर, और हांडी में पानी आया कि नहीं, और फिर उसको पीतल की छाल से छौंका कि नहीं। ये सारे जो उपाय वो उसको लेखक को सही करने के लिए कर रही है और इन प्रश्नों की बौछार घर वालों पर मतलब बरसा देती। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को गंवारू गांव की जो दवाइयों के नाम होते हैं ना, जो देसी इलाज होते हैं, उन दवाओं के नाम दादी माँ को मुख जुबानी याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम करती। अब गांव में कोई भी बीमार हो जाता तो दादी माँ उसी के घर पे पहुंच जाती और वहां भी यही सब काम करती जो लेखक को सही करने के लिए कर रही है। लेखक कौन है? दादी माँ का पोता है, यहाँ पे ध्यान रखना। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया तक, मतलब किसी के अगर भूत भी लड़ गया है तो वो भी उतार देती, और मलेरिया अगर किसी को हो गया तो उसका भी इलाज दादी माँ के पास था। सर शाम निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, और लवंग का यहाँ पे क्या मतलब है? गुड़। लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। क्या लिख रहे हैं लेखक? देखो, माथा छूना, पेट छूना, ये सब करती थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ वो बता देती थी। मतलब उनका इतना उनको अनुभव था बीमारियों के बारे में। और महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद जो है वो क्या करती थी? लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, इससे जो है पसंद थी। दवा में थोड़ी सी भी देर होती, ठीक है, दवा में देर होती या मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ अगर नहीं बदले जाते तो वे क्या करते? पागल जैसी हो जाती, मतलब सनक चढ़ जाती उनको कि ये काम अगर हुए नहीं तो क्यों नहीं हुए। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब लेखक वर्तमान में आ गया है। लेखक क्या बता रहा है कि बुखार तो अभी मुझे अभी भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख लेते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि बुखार मुझे अब भी आता है, अब भी मैं बीमार होता हूँ, लेकिन उस समय जो बीमार होता था और दादी माँ मेरी कितनी सेवा करती थी वो तो एक अलग ही आनंद था उसमें। और अभी जो बीमार पड़ता हूँ उसमें क्या है? सब काम होता है लेकिन वो आनंद अब नहीं है। नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से खिचड़ी पका कर दे जाते हैं, डॉक्टर साहब भी चेक करके नाड़ी चेक करके चले जाते हैं, और कुनन मिक्सचर की जो शीशी की तिताई, मतलब उसका जो कड़वापन होता है उसके डर से बुखार भाग भी जाता है, मैं ठीक भी हो जाता हूँ, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। आगे ये देखिए, ये दादी माँ दिख रही है चित्र में। ये दादी माँ है और दादी माँ के घर पे ये कोई रामी की चाची है, इस कहानी का ही एक किरदार है ये, आई हुई है और दादी माँ इसको डांट रही है। दादी माँ ऐसे बहुत अच्छी है, लेकिन जो अच्छा होता है वो कभी कभी डांटता भी तो है, ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, तो दादी माँ इसको डांट रही है। क्यों डांट रही है? कि ये जो आपको दिख रही है रामी चाची जो है, इन्होंने क्या दादी माँ से कोई पैसे उधार लिए थे कुछ, तो वो पैसे ये बेचारी लौटा नहीं पाई, और इसलिए दादी माँ इसको डांट रही है कि तूने टाइम पे पैसे नहीं दिए, और ऊपर से ये और पैसे मांगने आ गई। ठीक है, तो दादी माँ इसको कह रही है कि जल्दी से ना सारे पैसे वापस दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा ना। लेकिन अभी डांट रही है, आगे देखना कहानी में दादी माँ का एक अच्छा रूप निकल के आएगा। वास्तव में दादी माँ बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, लेखक की दादी माँ है ये। अब देखिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती और कहती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर है, मतलब कार्य प्रयोजन प्रयोजन का घर है, बहुत ज्यादा काम है।
एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, मतलब दादी का कहने का मतलब ये है कि दादी ही है जो सारा काम करती है। अगर एक भी काम वो अपने हाथ से नहीं करे तो काम होने वाला नहीं है। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। पेन ले लेते हैं अपन, थोड़ा आपको देखने में आसानी रहेगी। मतलब सभी को पता था कि वो करती धरती कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। मतलब कोई काम में ऐसा नहीं था जिसमें उनकी उपस्थिति नहीं हो, करती नहीं थी लेकिन उपस्थित जरूर रहती थी, वहां पे उनकी देख रेख में ही सारे काम होते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। कौन खड़ी है? रामी की चाची। सो न होगा धन्नो। मतलब दादी माँ उसको डांट रही थी और कह रही थी ऐसा नहीं होगा धन्नो। रामी की चाची का नाम क्या है? धन्नो। रुपए मय सूद, मतलब सूद सहित आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी तुझे। अब लगी है आज कल करने की। आज दूंगी और कल दूंगी, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी क्या? दादी माँ कहती है कि पैसे जो उधार लिए हुए हैं वो पैसे जल्दी से दे दे, और आजकल आजकल मत कर, पैसे जल्दी से दे दे, और ये फसल कटने का नाटक मत कर कि ये तेरे लिए क्या दूसरी फसल थोड़ी ना कटेगी। इरेज कर देते हैं। दूंगी मालकिन, रामी की चाची कहती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़ी, दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? उस बेचारी का कैसे उद्धार होगा? हट हट, अभी नहा के आई हूं। दादी माँ उसको झिड़कती है और कहती है दूर हट। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। तो इसी बीच क्या है, लेखक का प्रवेश होता है और लेखक कहता है कि दादी माँ जाने भी दो ना, बेचारी गरीब है, दे देगी। इतना आप क्यों उसके साथ कर रही हो जबरदस्ती? अपने आप दे देगी। चल चल, चला है समझाने, दादी माँ ने कहा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला आया। लेखक कहता है कि मैं चुपके से आंगन की ओर चला आया। लेखक को भी कहने का मतलब है कि डर लगता है दादी से, मतलब डर, मतलब इस डर के अंदर दादी के प्रति एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। लेखक कहता है कि मैं मतलब इस प्रसंग को बिल्कुल भूल गया था, इस बीच एक लंबा गैप आ गया था इस कारण से। तो एक एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मतलब हुआ यूं कि लेखक को जो है रास्ते में एक दिन रामी की चाची मिल गई। जो रामी की चाची उस दिन खड़ी वहां पे रो रही थी दादी के सामने, वही। ठीक है। तो रामी की चाची ने दादी को दूधो नहो और पूतो बलो का आशीर्वाद दिया। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उऋण हो गई बेटा, मतलब ऋण से मुक्त हो गई बेटा। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी। मतलब कल कौन आई थी? दादी आई थी, ठीक है ना। कहाँ पे आई थी? पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। दादी जो है कल ही कहाँ आई थी? रामी की चाची के घर आई थी, मतलब कि धन्नो के घर। तो बता रही है धन्नो कि कल आई थी दादी, और पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया, माफ कर दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। 10 5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। तो रामी की चाची जो है वो दादी को क्या कह रही है? देव स्वरूप कह रही है, देवता कह रही है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो लेखक कहता है उस रोज तो दादी बड़ी डांट रही थी आपको। तो वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या? तो जो रामी की चाची है वो ये तर्क देती है कि ये तो बड़े लोगों का काम ही है, रुपया देकर डांटे नहीं तो फिर ये कैसी बात हुई? उससे फिर क्या लाभ हुआ? तो इसलिए जो है रुपया देकर के वो
डांट रही थी। आगे देखिए, चलते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। अ, ये लीजिए, चलिए। फिर लेखक जो है मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। अब देखिए कब की बात है, किशन के विवाह के दिनों की बात है। लेखक बता रहे हैं कि किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी करती है और यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। देखो, जब किसी का विवाह होता है तो उससे कई दिन पहले ही औरतें गीत गाने लग जाती है, ठीक है ना। किसी के 1 महीने पहले गीत गाते हैं, किसी के 20 दिन पहले, किसी के 4-5 दिन पहले। और विवाह जब होता है उसी रात को जो है अभिनय भी होता है दूल्हे के घर पे, ठीक है ना। बारात चली जाती है, उसके पीछे से जो है अभिनय होता है, मतलब दूल्हा दुल्हन के रूप में, मतलब लड़कियां बनती है और वो पूरा का पूरा वही मतलब अभिनय किया जाता है, जैसे एक पति पत्नी का विवाह वगैरह जो होता है, बच्चा होता है, ठीक है। तो यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। और घर पे कौन है? राघव। और जो वो लेखक है वो बीमार था, इस कारण से बारात में नहीं जा सका था। तो अब पूछे कि लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका था? तो बीमार होने के कारण। और जो उनका ममेरा भाई है लेखक का, राघव, वो दालान में सो रहा था। वह भी बारात में मतलब बारात चली गई थी, जा चुकी थी, उसके बाद में पहुंचा था, इस कारण से वो भी बारात में नहीं गया था। औरतों ने उस पर आपत्ति की और वो औरतों को पता लग गया कि यहाँ पे तो जो है जेंट्स है, तो फिर उन्होंने आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के तो ब्रह्मा का, लड़के और ब्रह्मा का तो एक सा मन होता है। दादी माँ ने क्या तर्क दिया कि लड़के और ब्रह्मा का तो एक सा मन होता है, लड़कों पर क्यों बिगड़ रही हो, इनके यहाँ होने पे क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद देखिए, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए तो निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। लेखक वहीं पे सो रहा था और सभी औरतें जो है अभिनय कर रही थी, और वो सोच रहा था कि पता न लग जाए कि मैं यहाँ पे हूँ, और अगर मुझे हंसी आ गई तो सारा मेरा भंडा फोड़ हो जाएगा। और वैसा ही हुआ कि उनकी भाभी ने कोई बात कह दी और उस पर वो हंसी रोक नहीं पाया और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं, उन्होंने व्यंग्य स्वरूप कहा। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। फिर ये जो किस्सा यहीं खत्म हुआ। फिर सुबह का समय था, जो देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा। तो देबू की माँ ने क्या कहा? कल वाला बच्चा, ठीक है। और फिर जो है लेखक वहां से जोर से भागा, तेज तेज भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने के बाद जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ। दादी माँ को कैसा बताया गया है? स्नेह और ममता की मूर्ति स्वरूप। दादी माँ की एक एक बात आज वैस कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते का सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। दादी माँ कब से उदास रहती थी? दादा की मृत्यु के बाद से ही। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, मतलब धोखे की कुटिया मालूम होता था संसार दादी माँ को। एक बार इरेज कर लेते हैं अपन, ये लीजिए। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। मतलब क्या था कि जो लेखक के पिता थे, तो उन्होंने क्या किया, दादा की मृत्यु के बाद जो है उनका श्राद्ध जो करना था, तो दादी माँ ने मना किया था कि ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो जितना है उसी में काम चलाओ। लेकिन लेखक के पिता ने क्या किया, लोगों से कर्जा लेकर के भी, उधार लेकर के भी खर्च किया, और इस कारण से जो घर की जो हालत थी वो खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, मतलब कि सर्दी का जो मौसम होता है,
और कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी जा रही थी। पाले की शीत मतलब हड्डियों में घुसी जा रही थी, मतलब बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, हड्डियां तक कंपा रही थी उससे। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। आज दादी माँ क्या कर रही थी, रो भी रही थी, दीपक के आगे बैठी थी। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। आगे चलते हैं। धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। ये देखिए दादी माँ बैठी है दीपक जलाए, और देखिए, क्या है? पूछ। दादी माँ कहती है, क्या है? पूछ। तुम रोती थी? क्या तुम रो रही थी? देखिए क्वेश्चन मार्क लगाए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, क्या तुम रो रही थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल। दादी माँ ने बात का रुख चेंज किया, बदल दिया रुख। तो बात को बदलना चाहती है वो यहाँ पे। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। मतलब ये सारे जो है बातचीत कर रहे हैं। सुबह उन्होंने देखा, लेखक ने देखा कि चारपाई पर उनके पिताजी बैठे हैं और किशन भैया जो बड़े भैया हैं वो मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है। मतलब उनको क्या पैसे की जरूरत है, लेकिन इस समय कोई रुपया देता नहीं है। और कितने के तो पिछले ही बाकी, मतलब इतना कर्जा हो चुका है कि पिछले भी रुपए देने अभी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने अपने बेटे का माथा सहलाते हुए कहा, रोता क्यों है? मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती हुई चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच कर चलते थे बेटा। तो दादी माँ ने क्या कहा कि तू चिंता मत कर। तो वो अपना संदूक खोलती है, उसमें से कंगन निकाल करके देती है कि कहती है कि ये तेरे दादा ने मुझे एक निशानी दी थी, तो मैं इसको अभी तक सहेज कर रखती आई हूँ। पुराने लोग जो है इसी समय के लिए ये चीजें बनवाते थे, आगा पीछा सोच करके चलते थे। तो वो देती है कि ये कंगन अगर कुछ काम आ सके तो। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने सोचा, मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उतरकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। तो देखो धुंधली छाया जो उनके आंखों के सामने, लेखक की आंखों के सामने छाई हुई थी, वो जो है विलीन हो गई, विलुप्त हो गई। और लेखक ने देखा कि दिन जो है काफी चढ़ गया है और पास में ही एक खजूर का पेड़ है। तो उस पे कोआ जो है, उससे कोआ एक उड़ करके और अपनी घिनौनी कोए की जो नजर होती है वो देख रहा है और अपनी पांखें फैला करके लेखक की खिड़की के ऊपर आकर के बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। तो लेखक के हाथ में उस समय क्या था? किशन भैया का जो पत्र था, जो किशन भैया का पत्र आया था जिसमें दादी माँ की मृत्यु का समाचार आया है, तो वह लेखक जो है हाथ में पकड़े हुआ था और वह पत्र कांप रहा था, हाथ भी कांप रहे थे। काली चींटियों की सी कतारें धूमिल हो गई और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मन बार बार अपने आप से ही पूछ रहा था, मैं अपने आप से ही पूछ बैठता था, क्या सचमुच दादी माँ अब नहीं रही? तो ये थी कहानी दादी माँ। बहुत ही अच्छी कहानी है। और अब हम कर लेते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तर। पहला जो प्रश्न है वो है कि जो दादी माँ है, जो दादी माँ है, उस कहानी की जो प्रश्न है, पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहले पेन ले लेते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और कौन कौन सी याद जो है आती थी? लेखक जो है उसको अपनी दादी माँ के साथ साथ बचपन की और कौन किन किन बातों की याद आ रही है? तो हमने जैसे कि पाठ में पढ़ा कि जो लेखक को और भी बहुत सी बातें याद आती हैं, जैसे कि देखिए जो बचपन की स्मृतियां, जैसे कि गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर
दादी माँ का जो है दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा लगाए जाने वाले जो गीत है, गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, और फिर रामी चाची वाली घटना, ये सारी जो स्मृतियां हैं लेखक को दादी माँ के साथ ही याद आने लगती है। दूसरा प्रश्न जो है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इस प्रश्न को भी, जैसे हमने पूरी कहानी पढ़ी है तो ये भी प्रश्न हमें आना चाहिए। जैसे दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा जो धन था वो नष्ट कर दिया। और इसके अलावा दादा का जब श्राद्ध था तो दादी माँ ने मना किया था कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, लेकिन लेखक के पिता ने बेहिसाब दौलत खर्च की, मतलब लोगों से उधार ले लेके भी खर्च किया। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में लाई गई थी, और दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे कि घर की जो हालत थी वो खराब हो गई। हालत मतलब यहाँ पे आर्थिक स्थिति से है। आगे देखिए, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा? आगे देखिए, जो दादी माँ का स्वभाव है उसका हमें जो पक्ष अच्छा लगा वो ये है कि दादी माँ जो है वो एक सेवा भावी, संरक्षणी और परोपकारी महिला थी। उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही सरस था। ये सब पक्ष हमें बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इन्हीं कारणों से जो दादी माँ थी दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल होती थी। लेखक के बीमार होने पर दादी माँ जो है उनकी इतनी सेवा करती है। रामी चाची की बेटी की शादी में उनका सारा कर्जा माफ कर देती है, पहले का जो ऋण है वो माफ कर देती है और ऊपर से 10 रुपए और उनको देती है। और जब आर्थिक तंगी आती है घर में तो वो अपने जो पति की जो निशानी दी हुई होती है, कंगन, वो भी ला करके दे देती है कि ये भी आप बेच दो अगर इससे कुछ सहायता मिल सके। तो लेखक कहते हैं कि मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगा। अब हम चलते हैं कहानी से आगे के प्रश्नों में। ये कहानी में से जो प्रश्न थे वो हमने कर लिए, अब कहानी से आगे के प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों के मौसम मतलब इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? जो ये क्वार का मौसम है, आषाढ़ का मौसम है, इसमें मौसम कैसा रहता है? तो देखिए, क्वार का जो मौसम है, पेन ले लेते हैं अपन पहले। क्वार का जो मौसम है, ये लीजिए, उसमें ना तो गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। ठीक है, ठीक ठीक मौसम रहता है, सुहावना सा। और फिर जो आषाढ़ का जो महीना है, इसमें मौसम मतलब कैसा रहता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और कभी कभी उमस के कारण और मतलब इतनी गर्मी पड़ती है जिससे कि वर्षा भी हो जाती है। और माघ का जो महीना है, इसमें बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। आगे का जो प्रश्न है वो भी देख लेते हैं हम। आगे का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। अब हमें ये बताना है कि कौन कौन से, मतलब मौसम की अपनी अपनी विशेषता होती है। ठीक है, हर एक मौसम में कुछ ना कुछ विशेष बात होती है, तो वही विशेष जो बात है वो हमें बतानी है। ये बच्चों को स्वयं को करना है। थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं हम। देखो, मौसम तीन होते हैं मुख्य रूप से, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात। ठीक है, सबसे पहले हम सर्दी के मौसम में बारे में जान लेते हैं कि देखिए, सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर की सब्जियों अंगूर खाए जाते हैं। और जो सब्जियां हैं, इनमें कौन सी सब्जियां ज्यादातर खाई जाती हैं? पत्ते वाली सब्जियां, जैसे पालक, बथुआ, सरसों इत्यादि। और जैसे मटर वगैरह और फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सभी क्या है, सर्दी के मौसम में आते हैं। आगे जो गर्मी का मौसम है उसके बारे में जान लेते हैं। गर्मी का जो मौसम है उसमें देखिए, फलों की अगर बात करें तो आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब आते हैं। ठीक है ना, गर्मी के मौसम में। और सब्जियों में अगर बात करें तो भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, ये सब गर्मी के मौसम में आते हैं। अब जैसे बरसात का मौसम है, इसमें क्या होता है? बरसात में अत्यधिक वर्षा होती है, तो फलों में कई प्रकार के, जैसे आम, आलू बुखारा, खुरमानी, ये सब तरह के जो है फल आते हैं। और बैंगन, सब्जियों में जो है करेले, बैंगन, परवल, ये सारी सब्जियां आती हैं। ये अपने खुद की सोच से, समझ से अपन को प्रश्न करना है। आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है वो अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न है। इसको देख लेते हैं थोड़ा।
जो प्रश्न है अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न जो है इसमें क्या है, इस कहानी से हमें कई बार ऋण लेने की बात जो है हमने पढ़ी है, ठीक है ना। अनुमान लगाइए कि हम जो है किन किन परिस्थितियों में गांव में ऋण लेना पड़ता है। जैसे परिवार वालों को कोई बड़ा काम करना है, घर में पैसे नहीं है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में हम ऋण लेते हैं। हम मतलब हमारे घर वाले, तो बड़ों से बातचीत करके इस विषय में चर्चा करनी, ये भी प्रश्न आपको स्वयं को करना है। थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा कर लेती हूँ। गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब लोगों को उधार लेना पड़ता है, जैसे कि किसी की शादी है या फिर किसी को खेत में फसल बोनी है और बीज के लिए और खाद के लिए पैसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे किसी को बच्चे को पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना, निजी विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे की फीस भरनी है, तो उसके लिए उसको ऋण लेना पड़ता है। पशु खरीदना है या किसी का अंतिम संस्कार करना है और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो भी उसको ऋण लेना पड़ता है। तो मतलब आपको अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे बातचीत करके ये प्रश्न हल करना है। आगे चलते हैं। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। देखो, आपके घर में कोई उत्सव है तो बच्चे क्या क्या करते हैं उस अवसर पर, तो वो आपको बताना है। तो आपके घर में जैसे कोई समारोह है, जैसे शादी है या कोई पार्टी वगैरह है, तो क्या करते हैं, आप नए नए कपड़े पहनते हैं, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेते हैं, नाच गा करके खूब मस्ती करते हैं, ये सभी लिखना है। तो अपने मतलब सोच के आधार पे, अपनी रचनात्मकता के आधार पे आपको लिखना है। अब आगे आती है भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफेद। ये देखिए, अनमना सा, ये जो सा जो आया है वर्ड यहाँ पे, तो ऐसा ही अपन को करके और नए शब्द बनाने। जैसे देखिए, सा का अर्थ होता है समानता का बोध कराने के लिए, ठीक है ना, सा सी से। तो इनका प्रयोग करके अपन को क्या करना है, हमें 5 वाक्य और बनाने हैं, ठीक है। और उनका 5 और शब्द मतलब सोचने हैं और उनसे 5 वाक्य बनाने हैं। तो हम बनाते हैं, जैसे कि देखिए, फूल सी कोमल बच्ची, है ना, और कोयल की मिश्री सी मीठी आवाज, और जैसे यह फल तो शहद सा मीठा है, उसका दिल तो पत्थर सा कठोर है, उसकी आंखें तो मीन सी है, मतलब मछली के जैसी है ना, और उसका मुख जो है चंद्रमा सा है ना। तो ये सा लगा करके हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। जो भाषा की बात में दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है कुछ। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुभव करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब एक ही शब्द का बार जैसे 2 बार प्रयोग किया ना, तो वाक्य पर हम मतलब कोई भी काम है उसको जोर देकर कहने के लिए ये प्रयोग करते हैं। जैसे वहां जा जाकर थक गया, मतलब वहां जा जाकर मतलब वहां इतना गया कि मैं थक गया, है ना, तो इस पे जोर दिया जा रहा है। उसे ढूंढ ढूंढ कर उसने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य हमें बनाने हैं। जैसे देखिए, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई नहीं था, है ना, दूर दूर तक, तो वाक्य पे जोर पड़ रहा है, बात पर हम जोर देना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, मेरे बार बार मना करने पे भी उसने वो काम किया, है ना। तो इस तरह से आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं। आगे जो अंतिम प्रश्न हम देख रहे हैं वो है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। बोलचाल के शब्दों से पता लगता है कि किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित है। जैसे आया था ना कि घर में इतना कार परोजन है, कार परोजन वाला घर है ना। तो ऐसे खूब सारे शब्द आए हुए हैं, उऋण होना, निकास, तो ये शब्द है, उससे क्षेत्र विशेष का पता लगता है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, बर्मा और उरिन, चिवड़ा, छोंका, अब देखो छोंका इत्यादि, ये क्षेत्रीयता का बोध कराते हैं। शब्दों को देखा जा सकता है, इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा कहते हैं और चुड़त्र कहते हैं, पोहा और इसी तरह छोंका को छोंक कहते हैं, तड़का को भी कहा जाता है। और निक्सार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, ठीक है, निकास मतलब बेटी की जब शादी होती है तो निकासी होती है ना। तो देखिए, उऋण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार से 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा से, एक आपके जो बोलचाल में मतलब आपके क्षेत्र विशेष में जो प्रयोग होती है ना भाषा, उसमें से आपको 10 शब्द जो है ऐसे छांट करके लिखने हैं। जैसे देखिए,
जो मिट्टी होती है उसको हम माटी भी कहते हैं, मट्टी भी कहते हैं, है ना। जो घासलेट होता है उसको मिट्टी का तेल भी बोला जाता है। घना का अर्थ जैसे अधिक भी होता है, और जैसे बंदा होता है तो व्यक्ति होता है, ठीक है ना। और प्यार दुलार, प्यार को हम दुलार कहते हैं, और जो पक्षी होता है उसको पंछी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको ये जो है शब्द जो है इकट्ठे करने हैं अपनी बोलचाल की भाषा में से। तो आज इसी के साथ अपना जो अपन लेसन है दादी माँ अध्याय जो है कहानी, उसको समाप्त करते हैं। और अंत में एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वाह मम्मी वाह, मजा आ गया वाह। अब जोड़ इनको तो, थोड़ी बहुत तो गलती होती है, सभी करते हैं ना रे, है ना दिव्या। तेरे पापा को